हेलो बच्चों, मैं हूँ यश बच्चानी। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए रिवीजन लेक्चर्स फॉर टर्म 1 एग्जाम फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स ऑफ आईएससी बोर्ड। आईएससी बोर्ड के बच्चे 12th क्लास के जिनका एग्जाम है अकाउंटेंसी का 18 अगस्त को, तो उनके लिए हम लाए हैं रिवीजन लेक्चर्स चैप्टर वाइज। टर्म 1 एग्जाम में आपके 6 चैप्टर्स आएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ये पूरे 6 चैप्टर मैं आपको सबके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है। तो मैंने सामने ये भी लिख भी दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को हम 4 लेक्चर देंगे। ठीक है। गुडविल के लिए 2 काफी है, मतलब इतने लेक्चर्स में या बोल सकते हैं इतने दिन में आपको खत्म करना है ये चैप्टर्स। फंडामेंटल के लिए 4 दिन, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। गुडविल काफी छोटा है, 2 दिन में हो जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर 3 दिन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी 3 दिन, डेथ थोड़ा छोटा है तो 2 दिन में हो जाएगा। सबसे छोटा ये है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो बिना वक्त खत्म वेस्ट करते हुए हम चालू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, फंडामेंटल्स वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिक्स, है ना। तो हम पहले यही सीखेंगे, बेसिक। सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अ पार्टनरशिप, यूज्ड इन अ पार्टनरशिप। ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो फटाफट लिखेंगे, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिश्ता होता है। रिलेशन मतलब आपको पता है ना, आप लोग भी रिलेशन में हो तो आप लोग को पता होगा पार्टनर जैसे वो एक रिश्ता है 2 लोगों के बीच का। तो ये भी वही है, बस ये है रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। हाँ, ये बस थोड़ा सा अलग है। 2 या 2 से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका रिलेशन आपस में, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। नहीं, रिलेशनशिप नहीं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है वही रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। अच्छा, क्यों बनाया है उन्होंने ये रिश्ता? ठीक है, हम लोग ने जो बनाया है वो अलग चीज है। पार्टनर्स लोगों ने, पार्टनर्स ने ये रिलेशन क्यों बनाया है, तो देखेंगे आगे लिखते जाएंगे। पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस होना। देखो, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, यही मीनिंग लिख के आ जाओ। ओन वर्ड्स गया, भूल जाओ ओन वर्ड्स, ये लिख दोगे ना परफेक्ट। मान लो अगर 2 मार्क्स का आता है थ्योरी, 2 या 3 जो भी है, फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि एक एक चीज इसमें एक्सप्लेन है और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हाईलाइटेड है। आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड थियोरिटिकल में क्या करना है, आपको कीवर्ड लिख के आना है अच्छे से। जैसे मैंने अंडरलाइन किया, पार्टनरशिप या एक रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या था? रिलेशन, मतलब ये कुछ लोगों के बीच रिश्ता है। उन लोगों को हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर्स जितने भी लोग होंगे, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। किसी भी एक बिजनेस में, एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम पार्टनर तो 2 लगेंगे ऑब्वियसली। किसी एक बंदे अकेले सिंगल बंदे को पार्टनर थोड़ी कहेंगे। कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, सब चीजें धीरे धीरे बताऊंगा। तो पार्टनर्स हो गए वो इंसान जो बिजनेस में है। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या होता है? सब लोगों ने हाँ बोला है, मतलब राजी हुए हैं। किस बात के लिए राजी हुई है? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, भले प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हम आपस में शेयर कर लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किस में होता है? बिजनेस में होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बिजनेस। मान लो कि 2 बंदे, थोड़ा सा डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, डेफिनेशन आऊंगा वापस। 2 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं। 2 पार्टनर्स थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब जैसे देखो, ठंड का समय आने वाला है, बारिश तो जाने वाली है, ठंड के समय आने वाला है, तो मिस्टर ए और बी ने डिसाइड किया कि चलो हम दोनों मिलके जितने भी ब्लैंकेट हैं या वुलन क्लोथ्स हैं मिलके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर पीपल में।
जो गरीब लोग होते हैं फुटपाथ में, जिनके पास कपड़े नहीं होते गर्म कपड़े, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा दोनों ने मिलके डिसाइड किया और बांटा भी। दोनों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया। मान लो मिस्टर ए ने 2000 रुपीज कंट्रीब्यूट किए और मिस्टर बी ने 3000 कंट्रीब्यूट किए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3000, सॉरी 5000। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 5000। तो उन्होंने क्या किया, 5000 से ब्लैंकेट लिए, गर्म कपड़े लिए, वुलन कपड़े लिए और ठंड में सबको बांट दिए। जिनको नीड था, जो नीडी पीपल थे, उनको बांट दिया। तो क्या ये पार्टनरशिप है? तुरंत मन में सोचो, मैं आप लोग को सुन सकता हूँ बिल्कुल। तुरंत मन में सोचो, क्या ये पार्टनरशिप कहा जाएगा? दो लोग हैं, दोनों ने पैसे मिलाए, कंट्रीब्यूट किए और जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव पे उसके ऊपर उन्होंने काम किया और वो फुलफिल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो क्या ये एक पार्टनरशिप है? सही जवाब है नो, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्योंकि किसी भी टास्क को या ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कपड़े बांटना। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को पार्टनरशिप कहने के लिए, पार्टनरशिप की कैटेगरी के अंदर आने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। इन्होंने बिजनेस थोड़ी किया, इन्होंने जो किया वो था सोशल वेलफेयर, समाज सेवा। सोशल वेलफेयर करना इज नॉट अ बिजनेस, हेंस इट इज नॉट अ पार्टनरशिप रिलेशनशिप। ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप का रिश्ता नहीं हुआ। आप बोलोगे सर कैसे, दो लोग तो मिले ना, अपना पैसा जोड़े ना, काम किए ना, तो नहीं। बिजनेस होना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कब होता है? जब आप ये जो पैसे मिलाए हैं, दोनों ने पैसे मिलाए, उस पैसे से कुछ खरीदा जाए, कोई भी प्रोडक्ट, टेबल चेयर फैन लाइट पंखा, कुछ भी ऐसा खरीदा जाए और फिर उसको कहीं पे सेल किया जाए विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मतलब मोटिव, मोटिव मतलब समझते हो ना, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है कि हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, कई बार लॉस भी हो जाता है, तो वो अनइंटेंशनली हो जाता है। हमारा इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो जब ऐसा इंटेंशन होगा कि हाँ हम प्रॉफिट कमाएं, तो ही वो बिजनेस होएगा, तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप वापस से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स हु हैव एग्रीड, मतलब आपस में हाँ बोले हैं, दोनों मिलकर साथ में आए हैं। क्यों आए हैं? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, बिजनेस। चलो, खत्म नहीं हुआ ये, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, कॉमा, carried on by all, carried on by all or any one of them acting for all। हम्म तो देखो ये अब कंप्लीट है। अब 100% आपकी डेफिनेशन खत्म हो गई पार्टनरशिप की। तो देखो मैंने कंटिन्यू कहाँ से किया? बिजनेस से। मतलब छोड़ो, ठीक है, ऊपर की 3 लाइन छोड़ दो, नीचे की 2 लाइन देखो। ऊपर की 3 लाइन थी ना, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, नीचे की 2 लाइन देखो क्या बोलता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ऑल मतलब ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, तो जैसे मान लो, चलो मैं और थोड़े पार्टनर्स बढ़ाता हूँ इसमें, ये वाला एग्जांपल भूल जाओ, नया फ्रेश एग्जांपल, और थोड़े पार्टनर्स बढ़ा देता हूँ मैं। 2 पार्टनर्स और ले लेते हैं, मिस्टर सी और मिस्टर डी। 4 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप बिजनेस में 4 पार्टनर्स हैं, नाम है ए बी सी और डी। चारों ने कुछ कुछ पैसे मिलाए, बिजनेस चालू किया, है ना। बिजनेस मतलब प्रॉफिट मोटिव, हमने बिजनेस चालू किया प्रॉफिट मोटिव के साथ। ठीक है, अब समझो। अच्छा एक चीज और है ना, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक फर्म में? 50। तो ये तो चलो 4 है, फिर भी मैक्सिमम तो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 4 है। तो आप लोग एक बार खुद अपने मन से सोचो कि कोई भी मान लो डिसीजन लेना है कि चलो कहाँ पैसा लगाएं, या कौन सी सामान से, कौन सी दुकान से सामान खरीदे, उसको कहाँ बेचे, कस्टमर को कैश में बेचे, मतलब जितने भी बिजनेस डिसीजंस हैं, कौन लेगा? ध्यान से, है ना, मेरा सवाल ये है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, सुबह से लेकर रात तक हर दिन पूरा डिसीजन ही लेना होता है। कहाँ से माल खरीदेंगे, कैसे लाएंगे, उसको कहाँ बेचेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कौन से मार्केट में बेचेंगे, कैश में बेचेंगे या उधारी में बेचेंगे, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस में। तो ये डिसीजन कौन लेगा? आप लोग बोलोगे सर पार्टनर्स हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी मिलके लेंगे। भाई जो पार्टनर होता है वही ओनर होता है ना। बिजनेस का ओनर कौन होगा यहाँ पे? जो पार्टनर है। मतलब ए भी ओनर है, बी भी ओनर है, सी भी ओनर है और डी भी ओनर है। एक ही बिजनेस के चार चार मालिक हैं, ठीक है।
तो आप क्या बोलोगे, सर बिजनेस का डिसीजन तो मालिक ही लेते हैं, जो ओनर से वही लेते हैं। तो ओनर भाई ABCD तो हैं, पर आप खुद सोचो, जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी, जब भी डिसीजन फाइनल करना होगा, क्या जरूरी है हर बार चारों के चारों पार्टनर्स एक ही टाइम पे आ जाए साथ में? हो सकता है D को कुछ काम होगा, कहीं जाना होगा, C बीमार पड़ा होगा हॉस्पिटल में या घर पे कहीं पे एडमिट होगा, तो सिर्फ A और B ही आ पाए मीटिंग में, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ भी हो सकता है ना, या A भी नहीं आ पाया, ऐसा चलो, और लो A भी नहीं आ पाया, मान लो A भी गायब हो गया, सिर्फ B बचा। मतलब बिजनेस में अभी सिर्फ B आके बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है। D को कुछ काम था, वो चले गया, C बीमार पड़ा है, A भी नहीं आ पाया, A ट्रैफिक में फंसा हुआ है बारिश में। तो बिजनेस में सिर्फ B आया। अब देखो डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के जो डिसीजन है, अगर आप उसमें डिले करोगे तो लॉस हो जाएगा, है ना। बिजनेस में कभी भी डिसीजन लेने में डिले नहीं करना चाहिए। जब काम करना है तुरंत काम करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, नया डिसीजन लो, नए बिजनेस करो और ट्रांजेक्शन करो। कभी भी बिजनेस में डिले नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को नजर रखते हुए पार्टनरशिप में क्या बोला गया, कि अगर जितने भी पार्टनर्स है, भले मान लो पूरे 50 पार्टनर्स हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे 50 पार्टनर मिल के ही डिसीजन ले। मान लो बाकी सारे नहीं आ पा रहे होंगे, 50 तो देखो बहुत बड़ी बात हो गई। इम्पॉसिबल है कि 50 पार्टनर एक ही बार में एक ही टाइम पे एक छत के नीचे आ जाएं, है ना। लगभग इम्पॉसिबल ही है ना। तो मेरे एग्जांपल में आओ वापस, मैंने बोला सिर्फ B ही आ पाया है आपके फर्म में, बाकी सब लोग इधर उधर फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो क्या होगा पता है, B अकेले डिसीजन ले लेगा। B अकेला आदमी बचा, भले वो पार्टनर्स चार हैं, चारों मिलके डिसीजन ले सकते थे, पर वो तीन तो नहीं आ पाए ना, A नहीं आ पाया, C नहीं आ पाया, D भी नहीं आ पाया। अब B की तो गलती है नहीं, B तो आके बैठ गया है, वो पहले से आके बैठा था, वो सीरियस है बिजनेस को लेके, वो पहले से आके बैठा था। तो अपने हिसाब से B, ध्यान से सुनना, B अपने हिसाब से ही जो उसको ठीक लगता है वो डिसीजन ले लेगा। सर बोलोगे कल के दिन A, C और D वापस आएंगे, बोलेंगे B तूने ये क्या कम कर दिया, पूरा लॉस करवा दिया। तो वो B की जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मे भाई वो डिसीजन लिया ना, तो पूरी जिम्मेदारी B की हो जाएगी। ठीक है। मान लो सर चारों डिसीजन होता है, तो देखो, मान लो चारों अवेलेबल हैं, चारों के चारों पार्टनर एक ही टाइम पे आ गए, तो अगर मान लो फिर लॉस हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब लॉस ही हो गया मान लो, तो फिर चारों की जिम्मेदारी, भाई जो डिसीजन लेगा उसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी ना। ठीक है। जो डिसीजन, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो डिसीजन लेगा उसकी जिम्मेदारी। भाई तेरी, तूने ये डिसीजन लिया, तेरी वजह से नुकसान हुआ। तो मेरे एग्जांपल में सिर्फ B ने डिसीजन लिया था, B की गलती, अगर देखो प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, B को शाबाशी मिलेगी, B को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा। पर अगर नुकसान होता है तो वही B को पूरा लॉस B के सर पे आ जाएगा, A, C और D को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो तो थे ही नहीं ना डिसीजन लेते टाइम। समझ आ गए। तो इसका मतलब ये देखो, बिजनेस कैरिड, यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हूं मैंने, लास्ट की दो लाइन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस को चारों लोग, चारों नहीं बोलना चाहिए, सारे लोग, जितने पार्टनर से सारे मिलके भी चला सकते हैं, और किसी कारणवश बाकी पार्टनर नहीं आए तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक भी अगर बैठा है वो डिसीजन ले सकता है, एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अदर ऑल दी पार्टनर्स। उनके बिहाफ में जो पार्टनर नहीं आए, उनके बिहाफ में जो पार्टनर प्रेजेंट है वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पूरा फुल फ्लेज्ड आपका डेफिनेशन है पार्टनरशिप का। इसको अच्छे से याद रखना है, जनरली एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है। थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, MCQ भी आएंगे आपके में, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। MCQ तो आएगा ही आएगा, वो MCQ तो काफी आसान होते हैं, वो हम आपकी बुक से ही देख लेंगे जो क्वेश्चन है। तो ठीक है, थोड़ा हम फास्ट बढ़ेंगे आगे क्योंकि टाइम की कमी है। अगर आपको नहीं समझ आया, बैक कर लो वीडियो, वापस से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा किस वे में आप पूछ सकते हो डाउट मुझसे। ठीक है। तो चलो, ये आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया। बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो ये पूरा इसका जवाब है। ठीक है, 5 लाइन का आंसर है। चलो, इसके आगे एक चीज बताता हूं मैं आप लोग को। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप तो समझ गए, अब आता है पार्टनरशिप डीड। ठीक, सीधा, बिना वक्त खत्म जाया किए सीधा आते हैं, डीड मतलब क्या होता है, या पूरा ही लिख देता हूँ, पार्टनरशिप डीड क्या होता है सीधा, ये तो टॉपिक हो गया।
अब लिखना चालू। पार्टनरशिप डीड इज अ written agreement between all the partners and the partnership firm। बस ये छोटा सा इसका मीनिंग। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डीड इज जस्ट अ रिटन एग्रीमेंट। क्योंकि देखो ना, एग्जांपल में क्या लिया था मैंने, चार चार पार्टनर्स हैं। चलो कुछ भी पार्टनर हो, कोई मान लो किसी ने फ्रॉड कर दिया, कोई बोलता है मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब ABCD ने बिजनेस चालू किया तो उन्होंने बोला जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, इक्वली। तो ए को कितना मिलेगा, 25%, बी को 25%, सी को 25%, डी को भी 25%, है ना। ये चीज तो आपको पता होगी कि परसेंट हमेशा मैक्सिमम कितना होता है, 100। भाई परसेंट कितना होता है, टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% को मेरे को क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट है 100% ऑफ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। जैसे ABCD है, ऐसे इमेजिन करो ना माइंड में, ABCD चार पार्टनर्स हैं, चारों ने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा टोटल उसको हम चारों इक्वली बांट देंगे। तो मैंने क्या किया, 100 को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो आंसर आता है 25। मतलब सभी को 25% मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने सब ने डिसाइड कर लिया था, सबके सबने हाँ बोला था कि हाँ भाई हाँ, हम खुश हैं, 25% में खुश हैं। जो भी प्रॉफिट होगा 25 25 25% सभी को मिल जाएगा, सब खुश थे। जैसे ही प्रॉफिट हुआ, डी को लालच आई, डी बोलने लगा कि नहीं नहीं मेरे को तो 50% चाहिए, बाकी तुम लोग देख लो आपस में, ABC, जितना भी फर्म का प्रॉफिट होगा, फर्म मतलब पूरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा तो तुम मेरे को ही दे दो, डी को, और बाकी का आधा ABC तुम लोग आपस में देख लो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे समझ लो कि मैं डी हूं। तो जब पार्टनरशिप चालू हुआ था तो डिसाइड हुआ था कि सभी को 25 25 मिलेगा, उस हिसाब से सारा प्रॉफिट इक्वली बट जाएगा। पर बाद में मैं बहस करना चालू कर दिया, पार्टनर से लड़ गया हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो 50% चाहिए, है ना। और मैं झूठ भी बोलेगा, मान लो कि नहीं नहीं मैंने तो 50 में भी बात की थी, तुम 25 झूठ बोलेगा, मैंने 50 में बात की थी। फिर बाकी का जो 50 है वो क्या होगा, वो ABC तुम लोग आपस में देख लो, मेरे को तुम 50 दे दो, ऐसा। तो इस झगड़ों को, बहुत सारे ऐसे झगड़े होने लगे, तो ये सब झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या हुआ, डीड का एग्जिस्टेंस लाया गया। डीड मतलब क्या है, रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, अब आप तो 12th क्लास के बच्चे हो, आपको समझ 17 17 18 साल के हो गए हो, समझ आ रहा होगा थोड़ा सा किस पे भरोसा करें किस पे भरोसा ना करें। तो किसी पे भी भरोसा ना करें सिवाय मम्मी पापा के, किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ये ABCD आपस में भले बचपन के दोस्त हैं। ऐसा नहीं भाई चल तू मेरा भाई है ना, तू दोस्त है, चल देख लेंगे जो भी प्रॉफिट होगा आपस में देख लेंगे बांट लेंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें हैं, कितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे बिजनेस में, कितना पैसा लगाओगे बिजनेस में, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, कितना टाइम आपको बिजनेस में डिवोट करना पड़ेगा, और ये सब चीजें आपको लिखित में यानी कि रिटर्न में होनी चाहिए। ये तो मैंने बहुत कम चीजें गिनी, अभी मैं लिस्ट बताऊंगा, काफी सारी चीजें लिखित में यानी कि रिटर्न में, एग्रीमेंट में होनी चाहिए। एग्रीमेंट मतलब आपको पता होगा जैसे स्टैम्प पेपर होता है, उसमें होना चाहिए एग्रीमेंट। ठीक है, वो सब तो जनरल बातें हैं, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि एग्रीमेंट किस में होना चाहिए। स्टैम्प पेपर में होना चाहिए जिसमें नेशनल एम्बलम लगा होता है ना, वो सब। जिसमें प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, रेंट एग्रीमेंट होता है, तो वो सब आपका उसी में होता है, स्टैम्प पेपर में। तो पार्टनरशिप डीड भी उसी स्टैम्प पेपर में करनी होती है। तो बस वही हो गया ना, रिटर्न एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए। उसका फायदा क्या है, कल के दिन कोई अपनी बात से मुकर नहीं सकता कि जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड हुआ था कि पार्टनरशिप चलेगी उसी में चलना पड़ेगा, आप उस कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। सब भरोसे पे चलेगा क्योंकि सब चीज लिखित में है, सब चीज का प्रूफ है कि हाँ देखो हमने ये चीज डिसाइड किया था, डीड में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस यही है, एकदम सिंपल मीनिंग, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। अच्छा एग्रीमेंट किसके बीच, देखो एग्रीमेंट में कम से कम दो लोग होने चाहिए ना, तो एग्रीमेंट किस किस के बीच है, तो ध्यान से वापस से, मेरा एग्जांपल क्या था, चार पार्टनर थे, A, B, C और D। 4 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 पार्टनर थे, A
और ध्यान से देखो, सामने कितने बंदे दिख रहे हैं? 4। देखो मैं बना देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। डी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, एज में। तो ये 4 पार्टनर्स हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा, और ये इनका बिजनेस है। ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, ये इनका बिजनेस है, मतलब इनकी फैक्ट्री है मान लो, या इनकी ऑफिस है। इस ऑफिस का नाम है ABCD एंड कंपनी। CO मतलब कंपनी, मतलब ये इनकी ऑफिस का नाम है, दुकान का या बिजनेस का नाम है, ठीक है। तो 4 पार्टनर, ABCD, तो ये 4 पार्टनर हो गए। तो आप लोग मुझे बताओ, सामने स्क्रीन पे कितने बंदे दिख रहे हैं? कितने आदमी, कितने इंसान आपको दिख रहे हैं? सब लोग बोल रहे होंगे 4। 4 तो है ना सर, ये देखो, ये A है, ये B है, ये C और D, 4 हुए ना? नहीं, मैं बोलता हूँ 5 है। ध्यान से देखो, सामने 5 आदमी आपको दिखेंगे। तो चलो, 4 तो वही है, ABCD। पांचवा कौन है पता है? ये ABCD एंड कंपनी। सर बोलो, सर वो आदमी कैसे है? वो तो बिजनेस है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर भी है। याद रखना है ये चीज, मेन पहले दिन बता देगा हूँ। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है और ये जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, इन सब को अलग अलग ही ट्रीट किया जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? ABCD तो बचपन से ही अलग है। ABCD क्या है? वो नेचुरल पर्सन है। दीज ऑल 4 पर्सन्स ABCD आर व्हाट आर? दे आर नेचुरल पर्सन्स। वो नेचुरली जन्म लिए हैं, जैसे हम लोग लिए हैं, आप लोग लिए हो, ठीक है। बट ये जो बिजनेस है, ABCD एंड कंपनी, क्या है? बिजनेस का नाम है, बेसिकली बिजनेस है वो, है ना? बिजनेस का नाम है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्योंकि इन दोनों ने मिलके बनाया है, इन चारों ने, ABCD ने मिलके इस बिजनेस को चालू किया है, स्टार्टअप किया है। तो बिजनेस को भी एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। पर्सन तो है, ठीक है, भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बट पर्सन तो है ना। तो अब अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं? 5। 1 2 3 4 तो ABCD हो गए, और पांचवा है आपका ये ABCD एंड कंपनी, ठीक है, वो भी पांचवा बंदा है। तो अब देखो, एग्रीमेंट किस किस के बीच हो गए? वापस आओ डेफिनेशन में, बोलते हैं पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट between all the partners and the partnership firm, ऐसे। अच्छा, एक और बात ध्यान से थोड़ा साफ करता हूँ, पूरा मीनिंग पे टिके रहो। मीनिंग क्या बोल रहा है? कि जो पार्टनरशिप डीड होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसका मतलब, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट किस किस के बीच में होगा? ABCD एंड द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बोला ना, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स कौन हो गए? ABCD एंड द पार्टनरशिप फर्म, जो कि है ABCD एंड कंपनी, ठीक है, आराम से। तो इन दोनों के बीच का ये डीड होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, A और B के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा, B और C के बीच में नहीं होगा, C और D के बीच में नहीं होगा, या एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, A और D के बीच नहीं होगा, A और C के बीच नहीं होगा, B और D के बीच नहीं होगा, D और B, हाँ जो भी है, B और D पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है। पहली बात ध्यान से सुन लो, पार्टनरशिप डीड मतलब ये नहीं कि पार्टनर लोगों का ही आपस में एग्रीमेंट, ए ने बी से किया, बी ने सी से, सी मतलब चारों लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट किसके बीच होता है? सारे पार्टनर्स मिलके, ये देखो ऐसे, वही तो मैंने कवाई किया ना, सारे पार्टनर्स मिलके सिंगल पर्सन ट्रीट किया जाता है, मतलब है वो 4 अलग अलग, बट वो एक एक बन गए, है ना, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ बोलता है ऑल द पार्टनर्स को मैं सिंगल ट्रीट करूंगा, एंड द पार्टनरशिप फर्म ये मैं सिंगल एक ट्रीट करूंगा। तो इन दोनों के बीच का, ये देखो, इन दोनों के बीच का जो है एग्रीमेंट, वो होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखो, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा वो मैं ऐसी ओरली बता देता हूँ। ऑब्वियसली पार्टनर्स लोग का नाम लिखा रहेगा, नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पैन कार्ड, वो सब तो रहेगा ही, जो प्रूफ रहते हैं उनका, ठीक है। और हाँ, सबसे में अब चलो मेन इंपॉर्टेंट चीज चालू करते हैं। और ये क्या लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में? कि कौन से पार्टनर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है,
कितना उन्होंने कैपिटल लगाया है बिजनेस में। कैपिटल मतलब समझते हो? कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन इट्स बिजनेस, है ना। कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस या फिर इन द फर्म। तो कैपिटल जितना पैसा उन्होंने लगाया होता है बिजनेस में, वो भी डीड में लिखा रहेगा। ठीक है। और कितना पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं, देखो पैसा लगा तो दिए फर्म में, अब फर्म से निकाला भी जा सकता है पैसा, पर कितना, उसमें भी लिमिट होती है। कितना पैसा आपने लगाया है तो कितना पैसा आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, वो भी आपको क्वेश्चन मतलब डीड में लिखना होता है। ठीक है। काफी और भी कुछ बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो मैंने तो आपको इक्वली बता दिया था 25, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ए को 30%, बी को 20%, सी को 15%, तो फिर डी के लिए कितना हो जाएगा 35%। ये लो, हो गया ना 100%। टोटल परसेंट 100 होता है, देखो हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी भी कैसी भी पॉसिबिलिटी है ना कि इसको भी कितना मिल सकता है, वो आपस में चारों मिलकर डिसाइड करेंगे। कि चारों लोग बैठेंगे, मीटिंग बैठाएंगे और चारों लोग डिसाइड करेंगे, हाँ भाई ए को 30% मिलेगा, बी को 20, सी को 15 और डी को 35। तो हो गया आपका 100% का प्रॉफिट खत्म। मतलब प्रॉफिट कैसे बटेगा वो आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई पार्टनर, मान लो पांचवा पार्टनर को एडमिट करना है, ई, ये तो एबीसीडी तो पहले से ही पार्टनर्स हैं। मान लो ई नया पार्टनर एडमिट होने को जब भी आएगा इन फ्यूचर, कोई ना कोई तो एडमिट होगा ना, नया पार्टनर कोई ना कोई आएगा फर्म में, एंट्री लेगा, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस मतलब क्या क्या एंट्री होगी, क्या क्या अकाउंटिंग होगी, जिससे ई आपका अंदर आएगा बिजनेस में। या किसी को बाहर जाना है, डी, जैसे मान लो डी को रिटायरमेंट लेना है, ये तो हो गया आपका एडमिशन, इस नाम का एक चैप्टर है। और मान लो डी उसको फर्म छोड़ के जाना है, फर्म छोड़ के जाना है, तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे, रिटायरमेंट, तो ये भी आपका चैप्टर है। तो वही मतलब एडमिशन का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा या रिटायरमेंट का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो भी आपको डेट में लिखना होता है। ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज, फर्म का गुडविल कितना है, ये भी लिखना पड़ेगा। अब सर गुडविल क्या है, ये सब चैप्टर है जो मैं सामने लिखा ना। गुडविल एक चैप्टर है, एडमिशन एक अलग से चैप्टर है, रिटायरमेंट भी एक अलग से चैप्टर है। ठीक है। तो धीरे धीरे आगे आपको खुद समझ आ जाएगा क्या होता है। तो ये सब मैंने आपको क्या बताया कि डीड में क्या क्या लिखा होना चाहिए, पार्टनर का नाम, बेसिक डिटेल्स, उनकी एज क्या है, ठीक है, वो सब वगैरह, एड्रेस प्रूफ लिख देंगे कि मतलब वो रहते कहाँ हैं, नेम ऑफ बिजनेस लिख देंगे, और बिजनेस किस चीज का है वो लिख देंगे, मतलब बिजनेस तो है भाई, किस चीज का है वो भी उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बहुत है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड, चलो ठीक है, ये समझ गए। अब अब मेन चैप्टर चालू होता है। ये सब तो मैंने आपको बेसिक थियोरिटिकल पार्ट बता दिया। पार्टनरशिप क्या होता है, उस पार्टनरशिप, पार्टनर पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और उनके बीच जो एग्रीमेंट होता है उनको हम कहते हैं रिटर्न रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और डीड में क्या क्या लिखा होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब मेन चैप्टर चालू होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो मैंने तो आप लोग को क्या समझाया, वही आप 12th क्लास में आ गए हो, आपको समझ आ गया होगा किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ मम्मी पापा पे भरोसा करना है और किसी पे नहीं करना है। तो आपने भरोसा कर लिया, यश सर ने मना किया था कि भरोसा मत करो किसी पे, आपने कर लिया, मेरी बात नहीं मानी, और किसी भी इंसान पे, भले वो आपका बचपन का दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या कजन भाई हो, सगा भाई हो, कोई भी हो, आजकल सगे भाई भी सगे नहीं होते हैं, पता है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो क्या करेंगे। तो भाई कोई भी पार्टनर अपना बोल बचन चालू कर देगा, देखो मेरे को तो इतना पैसा चाहिए, मेरे को उतना चाहिए, इसको उतना, वो अपनी लड़ाई चालू हो जाएगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, लड़ाई होगी आपस में कि मुझे इतना पैसा दो, मुझे उतना दो, क्योंकि डीड नहीं है ना। डीड मतलब वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है जिसमें प्रूफ लिखा होना चाहिए सब चीज, कि कौन कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा उन्होंने लगाया है, वो सब लिखा होता है उसमें। पर आपने तो वो डीड बनाया ही नहीं, ऐसे ही बिजनेस चालू कर दिया।
एक साल 2 साल मतलब कितने भी साल, मान लो एक साल बीत गया, पर डीड तो आपने बनाया नहीं, बिजनेस तो खत्म हो गया ना, एक साल खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट इतना है, अब उसको बांटेंगे कैसे? ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, मतलब टॉपिक ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया, वैसे तो बनाना है, यश सर सिखा गए हैं, सारे लोग सिखा रहे, पूरी दुनिया बोलती है किसी पर भरोसा मत करो, पर आपने भरोसा कर दिया, मतलब डीड नहीं बनवाया, जो रिटर्न डीड होती है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, नहीं बनवाया, है ना? तो अब क्या होगा, अब इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो हम देखने जा रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हाइफन फॉलोइंग आइटम्स विल बी एप्लीकेबल, फॉलोइंग क्या बोल सकते हैं, फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, तो मैं क्या बता रहा हूँ, आपस में लड़ाई होगी, जो पार्टनर्स थे ना, कौन कौन, ABCD, जो चार पार्टनर्स हैं आपस में लड़ाई करेंगे, बोलेंगे मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे बी बोलेगा मुझे चाहिए, डी बोलेगा मुझे चाहिए, सब चारों पार्टनर आपस में लड़ेंगे, बोलेंगे पूरा पैसा मुझे दो, पूरा इतना 90% मेरे को दो, 70 मेरे को दो, लड़ाई होगी, कोर्ट में जाएंगे, ABCD क्या करेंगे, हाँ मारपीट नहीं करेंगे आपस में, अच्छे से रहेंगे, एथिक्स अपना फॉलो करेंगे, प्रोफेशनल रहेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके केस करेंगे एक दूसरे के ऊपर, कि देखो, मतलब हाँ वही A B के ऊपर करेगा, B C के ऊपर C D, मतलब एक दूसरे के ऊपर सब केस कर देंगे, कि देखो मैंने तो ज्यादा प्रॉफिट मेरे को मिलना चाहिए, वो लड़ रहा है मेरे से, प्रॉफिट पाना चाह, जो भी होगा लड़ाई होगा, केस करेंगे एक दूसरे के ऊपर, कोर्ट में गए, कोर्ट में क्या चलता है पता है, एक्ट, एक्ट मतलब पता होगा आप लोग को, कानून, एक्ट मतलब होता है कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान, भारत का संविधान, तो उसमें कई सारे एक्ट हैं, गिनते गिनते थक जाओगे, बहुत सारे एक्ट होते हैं, हर किसी चीज का, कंपनी का अलग से एक्ट होता है, इनकम टैक्स का अलग से एक्ट होता है, GST जो पढ़े हो, GST पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका अलग से एक्ट होता है, तो वैसे पार्टनरशिप का भी अलग से एक एक्ट बना दिया गया है, एक्ट मतलब कानून, कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी अगर केस आता है कोर्ट में, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन, जज का फैसला सुनाया जाएगा, है ना? मतलब मान लो मैं जज हूं, ऐसा समझो आप लोग पार्टनर्स हो, आप लोग जितने भी लोग स्क्रीन के सामने बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, समझो आप सब लोग पार्टनर्स हो आपस में एक ही फर्म के अंदर, और आप लोग ने डीड नहीं बनाया था, पार्टनरशिप डीड आप लोग के बीच में नहीं था, सब लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे कि मुझे दे पैसा, मुझे दे, मुझे दे, केस करोगे कोर्ट में, मेरे पास आओगे, मैं जज हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे काला कोट पहन के बैठा हूँ, सफेद बाल है मेरे, मैं जज हूँ, ठीक है, तो अब मैं खोलूंगा, अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सबसे पहला पॉइंट, समझ आ गया ना, कहानी इमेजिन करो तो ही समझ आएगा, सब चीज इमेजिन करो मन में, तो मैं ऐसे जज हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, पहला पॉइंट, ये मेरा फैसला है, ये जज का फैसला है, जज ने फैसला निकाला कि एक्ट, अच्छा एक चीज और जज अपने मन से नहीं बताएगा ना फैसला, एक्ट के मुताबिक, वही तो बोलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अपने मन से नहीं बताता है जज, जो कानून में लिखा गया है उसी को देख के समझ के फैसला सुनाता है, ठीक है? तो ठीक है, मैं कानून देखा, अच्छा कानून में ये लिखा है, तो मैंने बताना चालू कर दिया, पहला पॉइंट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, ये ई है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली between all the partners, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, याद रखना है, ठीक है, कितने भी पार्टनर्स हैं, सभी को प्रॉफिट मिलेगा इक्वली, सभी को मिलेगा इक्वली, मिलेगा बराबरी का हिस्सा, पांच, जैसे समझो ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये मैं से रफ में लिख रहा हूँ, 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लो दो पार्टनर्स, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 300 ईच, पार्टनर, एक पार्टनर को 300 मिलेगा, ठीक है, मान लो तीन पार्टनर्स फर्म में,
तीन पार्टनर थे तो तीनों को इक्वली मिलेगा, मतलब 600 को डिवाइड कर दो 3 से तो कितना आएगा, 200 रुपीज ईच पार्टनर। मान लो सीधा ले लेते हैं अपन, 6 पार्टनर है। अगर 6 पार्टनर है तो क्या करोगे, 600 रुपए को बांटोगे 6 पार्टनर्स में इक्वली, तो मतलब 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए ईच पार्टनर, मतलब एक बंदे को 100 100 रुपए सबको मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। चलो आगे आए। ये पहला पॉइंट बस इतना बोलता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ या लॉस, हाँ प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं यहाँ पे लॉस भी लिख देता हूँ, प्रॉफिट या लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑल द पार्टनर, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो सभी को मिलेगा, इक्वली मिलेगा। ठीक है, चलो बी पॉइंट। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। नो रेम्यूनरेशन ब्रैकेट में दैट इज, अच्छा इसको दैट इज क्यों बोलते हैं, तो आई ई है। हाँ तो इसका फुल फॉर्म इन एसेंस होता है, इन एसेंस। ठीक है, मतलब उसका वही होता है दैट इज, ये सब बातें पता होनी चाहिए। नो रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी कॉमा कमीशन कॉमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस वो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन यहाँ पे क्लोज, विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टी, फुल स्टॉप। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। क्या बोला, नो रेम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। ठीक है, ब्रैकेट वाला समझा रहा हूँ, वो उसके एग्जाम्पल है, कुछ कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको, नो रेम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, मतलब किसी भी पार्टनर को कोई भी टाइप का, सॉरी, किसी भी पार्टनर को कोई भी टाइप का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। चालू ही कहां से होगा, नो। आपको सैलरी चाहिए, नो, देखो ध्यान से, आपको सैलरी मिलेगा, नो। लाइट गो। चलो लाइट आ गई। चालू कर, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर लोगों के बीच, या पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बोलना चाहिए, पार्टनर्स ऑल द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म, अगर इन दोनों के बीच रिटर्न डीड यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। पहला पॉइंट हमने देखा, प्रॉफिट या लॉस इक्वली बटेगा सारे पार्टनर्स में, किसी भी पार्टनर को, चाहे वो किसी विधायक का बेटा हो, किसी भी पार्टनर को कोई भी टाइप का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन मतलब 4 चीजें कवर होती है उसके अंदर, है ना, ये चीज ठीक है, इतनी तो क्लियर हो गई होगी पहले से ही। नो रेम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, 4 हो 10 हो 20 हो, कितने भी पार्टनर हो, किसी, नॉट अ सिंगल पार्टनर विल गेट एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, मतलब ना ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और ना ही कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ये सब मैं बताता हूँ क्या है। चलो बी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो क्या एक पॉइंट हो गया ना, अब इसको एक्सप्लेन कर। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो है पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और अभी चलो मान के चलते हैं सिर्फ 2 पार्टनर हैं, ए और बी, 2 ही पार्टनर है, ज्यादा नहीं लेते। तो देखो अब होता क्या है, आप बोलोगे सर ए कौन है, पार्टनर यानी कि ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस। दूसरा भी कौन है, बी, वो पार्टनर, तो वो भी तो ओनर है, मतलब जो पार्टनर होते हैं वही तो ओनर होते हैं, मतलब ए भी एक ओनर है, बी भी दूसरा ओनर है, 2 ओनर है टोटल। ठीक है, तो आपको डाउट आएगा सर ओनर को तो प्रॉफिट मिलता है, जो भी बिजनेस का मालिक होता है उसको तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल देगा ना, सैलरी क्यों मिलेगा, सैलरी तो उसको मिलता है जो एम्प्लॉय होता है, जो बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर, जो मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको महीने का सैलरी मिलता है।
कि तुम जो जॉब करता है ना, ये जॉब थोड़ी कर रही है, तो मालिक है, ये तो बिजनेस को रन कर रहे हैं। पर हमने ऊपर देखा था ना, ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, याद करो, पार्टनरशिप क्या होता है। Partnership is the relation between two or more partners who have agreed to share profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all। तो मेन मेन चीज यहाँ पे क्या है, मच्छर बहुत ज्यादा है। मेन चीज क्या है, लास्ट की दो लाइन, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग मिलके चला ले, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जितने भी पार्टनर है उनमें से अगर कोई एक बंदा भी पूरा बिजनेस चला ले तो वो चल जाएगा। तो भाई उसको सैलरी मिलेगा ना, क्योंकि मैनेज तो उसी किया, उसने ही किया। हाँ, हमारे पास मैनेजर भी होगा, मैनेजर को भी सैलरी मिलेगा, पर जो पार्टनर है वो भी तो अपना हाथ बटाते हैं, अपना मैनेजर मैनेज करते हैं बिजनेस को, तो उनको भी सैलरी मिलती है। ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो मालिक है, बट सैलरी भी मिलती है। अब देखो, डीड में लिखा होगा तो मिलेगी ना। मान लो डीड, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, डीड यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ए को इतनी सैलरी मिलेगी, बी को इतनी सैलरी मिलेगी, तो मिलेगी। मतलब अगर डीड में वो पॉइंट लिखा रहेगा कि इन इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड दैट ए विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ और बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ऐसा लिखा रहेगा डीड में, पार्टनरशिप डीड में, तो ही उनको सैलरी मिलेगा। पर अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेन तो ये चलेगा ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं ना, तो इसीलिए इसीलिए कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। भाई तो चलो, अगर मान लो मिलेगी तो कितनी मिलेगी, सैलरी का अमाउंट कैसे फिक्स किया जाए, सैलरी का अमाउंट फिक्स किया जाता है डीड में। डीड में लिखा जाता है कि इसको इतनी सैलरी, उसको उतनी सैलरी, डीड में लिख के उसको फिक्स कर दिया जाता है, हर महीने इतनी सैलरी उसको मिलेगी। ठीक है, पर जब आपने डीड ही नहीं बनाया तो सैलरी फिक्स कैसे हुई, सैलरी का अमाउंट कैसे डिटरमाइन करोगे। इसीलिए, अच्छा सैलरी कौन किसको देता है, ए देगा बी को या बी देगा ए को, दोनों गलत। फर्म देता है ए को, फर्म देता है बी को। अब बोलोगे सर फर्म और ए और बी चला गए, मैंने क्या सिखाया, ए पहला बंदा है, बी दूसरा बंदा है, और फर्म तीसरा बंदा है। मैंने सिखाया था फर्म को क्या किया जाता है, फर्म को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब फर्म पे करता है सैलरी ए को, फर्म पे करता है सैलरी बी को, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा तो पकड़ बनाओगे। ठीक है, सब क्लियर होगा धीरे धीरे, अभी क्वेश्चंस बनाएंगे अच्छे से बहुत सारे इसी के। ये सब मैं इतना थियोरिटिकल क्यों बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो फर्म पे करता है सैलरी, ऐसे लिख देता हूँ, फर्म पेज सैलरी टू ए, फर्म पेज सैलरी टू बी। तो देखो तभी पे करेगा जब डीड होगी, डीड में कुछ ना कुछ लिखा होगा, इतना सैलरी उतना अमाउंट लिखा रहेगा, पर डीड नहीं है ना, डीड नहीं है, तो ना ही ए को सैलरी मिलेगा ना ही बी को सैलरी मिलेगा, किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा सैलरी। ठीक है, तो ये आपका पहला चीज हो गया, पहली चीज क्या थी, सैलरी। ठीक है, मतलब नहीं मिलेगा, बेसिकली हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई सैलरी नहीं मिलेगा। देखो कमीशन भी नहीं मिलेगा। देखो कमीशन किस चीज का होता है, एजेंट का, मतलब जो एजेंट काम करते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए की बहुत पहचान है, ए वो है, मैंने बताया ना विधायक का बेटा है, ए जो है विधायक का बेटा है, उसके काफी सारे कनेक्शंस है, काफी सारे लोगों को वो जानता है, तो वो मतलब वो कस्टमर खींच के लाता है कि आओ भाई हमारे फर्म में देखो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, सामान मिलता है। मतलब ए क्या करता है, कस्टमर्स को खींच के लाता है, तो फर्म क्या करेगा, फर्म बदले में ए को कमीशन पे करेगा, फर्म पेज कमीशन टू ए। तो तब पे करेगा ना जब डीड में लिखा रहेगा अरे कितना कमीशन, ऐसा लिखा रहेगा ना 5% ऑफ सेल्स, मतलब ए ने जितना भी माल बिकवाया, जितना भी गुड्स ए ने सेल करवाया, उस अमाउंट में, उस अमाउंट का 5% उसको कमीशन मिलेगा ए को। तो ये सब जो मैंने बोला ये तो डीड में लिखा होना चाहिए ना, 5%, 8%, 10% या 2%, कितना मिलेगा कमीशन, वो तो तभी पता चलेगा जब डीड होगा। डीड होगा तो उसमें लिखा रहेगा, पर यहाँ पे डीड नहीं है, इसीलिए फर्म ए को कमीशन नहीं देगा। भले ए ए ने तो कस्टमर ले आया ना, उसने तो अपना काम कर दिया, पर फिर भी उसको कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है लिखित में, इसीलिए। ठीक है, मतलब सैलरी भी नहीं मिलेगा और कमीशन भी नहीं मिलेगा।
आगे आओ। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। अब सर ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझो। अच्छा ये चीज तो पता होगा, मतलब ओनर लोग क्या करते हैं, चलो एक ही पार्टनर लेके चलते हैं, कंफ्यूजन होगा, अब तो एक ही लेके चले। हाँ ऐसा नहीं कि पूरे फर्म में एक ही पार्टनर है, और भी पार्टनर है, एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक का ले रहा हूँ, ए। ठीक है। ए वन ऑफ दी पार्टनर्स है फर्म में, तो उसने क्या किया होगा फर्म में, कैपिटल लगाया होगा। हाँ सर लगाया होगा। तो देखो एगो ऐसी जाएगा ना, कैपिटल पार्टनर से फर्म की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब पार्टनर ये है ए, ये नेचुरल पर्सन है, इसने क्या किया आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि फर्म में पैसा लगाया, बिजनेस में कैपिटल लगाया। तो एगो देखो फ्लो कहाँ से होगा, फ्रॉम दी पार्टनर टूवर्ड्स द फर्म, पार्टनर के चालू होके वहां से लेके फर्म तक जाएगा पैसा, तो एगो ऐसी बनेगा। अब देखो पार्टनर बोलेगा फर्म को कि देख बेटा मैंने तेरे को पैसे दिए, तो तू मेरे को बदले में क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो बस उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लॉजिक को समझो, डायग्राम को समझो, सब क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। आप एक पार्टनर हो, ऐसा मान के चलो अभी ये 2 मिनट के लिए आप एक पार्टनर हो, तो आपने फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया, उसको पैसा दिया कैपिटल के तौर पे, उनको पैसा दे दिया फर्म को। तो आप क्या बोलोगे, फर्म देख बेटा फ्री में नहीं लगाऊंगा कैपिटल, जो कैपिटल मैंने तेरे को दिया है, मान लो 10 लाख रुपए का कैपिटल दिया है ना। 10 लाख रुपए आजकल छोटी बात है बिजनेस चालू करने के लिए, मैंने कर दिया। ए ने, बी और सी ने भी तो लगाया होगा ना, 10 लाख 10 लाख कितना भी होगा। ए ने अपने घर से अपनी जेब से 10 लाख रुपए का कैपिटल फर्म में लगाया। ठीक है, तो अब ए बोलेगा फर्म को कि भाई देख फर्म मैंने तेरे को 10 लाख रुपए दिए, कैपिटल दिया, अब बदले में तू मुझे इंटरेस्ट पे कर। तो ऐसा एगो फर्म से पार्टनर की तरफ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 5% है, 5% ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इंटरेस्ट कैसे होता है, हमेशा परसेंटेज बेसिस में देखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, 5% किसका निकालोगे, ऑब्वियसली 10 लाख का। सर क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल पे ही तो लगेगा ना, किसी और पे थोड़ी लगेगा। नाम में ही उसका जवाब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए किस पे लगेगा, कैपिटल पे लगेगा। तो 5% ऑफ 10 लाख मैं निकाल लूंगा, ये आ जाएगा आपका 50,000। यानी अगर आप ए हो, ध्यान से सुनना, आप तो ए हो, आपने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया फर्म में, बदले में फर्म ने आपको उस पर इंटरेस्ट पे किया 50,000 पर एनम। ये 1 साल का है, देखो इंटरेस्ट हर साल दिया जाता है। सैलरी ये सब आपको साल का देखना है, देखो जो भी अकाउंटिंग होती है साल की होती है, मतलब आपको साल भर का देखना है कि साल भर की सैलरी कितनी देंगे हम मतलब फर्म, फर्म कितना सैलरी देगा पार्टनर लोगों को साल भर में, फर्म कितना कमीशन देगा पार्टनर लोगों को, फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा पार्टनर लोगों को। तो ये सब बातें साल भर की होती है ना अकाउंटिंग तो। ठीक है, आगे आते हैं। मतलब अब सुनो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं, डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म देगा ना पार्टनर को नहीं देगा। मतलब देखो कैपिटल तो लगा है, कैपिटल तो वो फर्म में ऑलरेडी लगा चुका है पार्टनर, फर्म में ऑलरेडी लग चुका है कैपिटल, पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो भाई जब डीड नहीं होगा तो ये 5% कहाँ दिखेगा, ऐसा अपना सपना थोड़ी आएगा कि 5% ही देना है, मतलब कितना परसेंट देना है वो डीड में लिखा होता है। हम्म, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अब जब डीड ही नहीं है तो फिर किस बात का इंटरेस्ट, नहीं देंगे इंटरेस्ट, हम नहीं देंगे, ये मिटा दो, नहीं देंगे इंटरेस्ट। तो वही बताया है ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। लास्ट आता है, देखो ये आपका हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, है ना। देखो नॉर्मली जब डीड होता, देखो वापस से एक और बार, लास्ट टाइम लास्ट चांस, जब पार्टनरशिप डीड होती, अभी किसकी बात करूं, जब पार्टनरशिप डीड है तो फर्म पार्टनर को सैलरी पे करता है, फर्म पार्टनर को कमीशन पे करता है, और फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है। पर जस्ट बिकॉज इनके बीच कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म सैलरी भी नहीं देगा, कमीशन भी नहीं देगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देगा पार्टनर को। ये 3 चीज हो गई, समझ आ गया। चौथी चीज, लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये थोड़ा अलग है, पता है, ये ऑड वन आउट है, टोटल 4 चीज है बट ये 3
अलग है, और जो चौथी चीज है वो अलग है। तो चौथे के लिए मैं मतलब अलग से डायग्राम बनाता हूँ एक और, फर्म और ये पार्टनर। ठीक है। अब देखो क्या बोलेगा, नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब आप सीखे होगे 11th में, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस का ओनर पैसे निकाल लेता है। क्या बोला वापस से, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकाल लेता है उसका ओनर, है ना, पार्टनर ही तो ओनर होता है ना। तो उसने ड्राइंग का पैसा निकाल लिया, मतलब जो भी पैसा है उसको ड्राइंग कहते हैं ना, जो भी पैसा उसने फर्म से विड्रॉ कर लिया, निकाल के चले गया, अपने घर में यूज कर लिया उसको, पर्सनल यूज कुछ भी होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब फर्म से पैसे उसने लिए हैं, ये मान के चला जाएगा ना कि पार्टनर ने फर्म से पैसे लिए हैं। तो देखो कौन किसको इंटरेस्ट पे करेगा, आप खुद सोचो। चलो 10 सेकंड का समय है, खुद सोचो कौन किसको इंटरेस्ट देगा। पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया है, ड्राइंग के फॉर्म में पार्टनर ने लिया है पैसा फर्म से, तो कौन किसको इंटरेस्ट देगा, सोचो जल्दी। ठीक है, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि पार्टनर देगा, पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को, अगर कोई ऐसा बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन किसको देगा, अगर आप बोल रहे हो पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को, तो आप सही हो। भाई जो पैसे लेगा वो इंटरेस्ट पे करेगा ना। जैसे कैपिटल में क्या था, कैपिटल में ऐसा था, देखो वापस से, फर्म था, ये पार्टनर था, पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाया, तो मतलब देखो जो पैसे ले रहा है, देखो इस केस में क्या हुआ है, फर्म ने पैसे लिए हैं पार्टनर से, सामने आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, पार्टनर से पैसे ले रहा है फर्म, कैपिटल के तौर पे फर्म ले रहा है पैसे, तो भाई फर्म पे करेगा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी, तो ड्राइंग का पैसा क्या होगा, देखो पहले पहले ड्राइंग का सोचो। ड्राइंग का जो पैसा है फर्म से लेके जा रहा है पार्टनर, अपने पास लेके जा रहा है पार्टनर, तो फिर भाई तू इंटरेस्ट दे। पार्टनर भाई तो ठीक है, पैसे ले गया ना, चल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। तो इसका मतलब देखो ये फर्म की इनकम हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये फर्म की इनकम हो जाती है। ठीक है। तो चलो अगर मैं इसको मिटा दूं, वापस एक ही डायग्राम में पूरा सम करते हैं, एक ही में सब दिखा देते हैं। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा चलो दूसरे कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से, ऐसे हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा फर्म को, ध्यान से। एक और बार, ये हो गया आपका बी पॉइंट खत्म। एक और बार फटाक से रिवाइज करवाता हूँ, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म पार्टनर को सैलरी पे नहीं करेगा, फर्म पार्टनर को कमीशन पे नहीं करेगा, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगा। और देखना सेंटेंस सुनना, उल्टा बोलूंगा, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गया। पर अगर मान लो ये सब चीजें होती, मान लो रिटर्न एग्रीमेंट होता, मतलब सैलरी पे होता, कमीशन, तो क्या होता, देखो ये एक्सपेंस हो जाता। सैलरी एक एक्सपेंस है फर्म का, आपको अकाउंटिंग करनी है हमेशा फर्म को सोच के, कि आप एक फर्म, आप पार्टनर नहीं हो ना, आप पार्टनर नहीं हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, ये सोच के आपको एंट्री करनी है। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म है, फर्म पैसा दे रहा है सैलरी का, ये ले बेटा पार्टनर सैलरी ले, ये ले पार्टनर कमीशन ले, ये ले पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले, तो फर्म पे कर रहा है, तो वो आपका एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, कमीशन भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। ठीक है। सैलरी कमीशन आईओसी ये हम पे करते हैं, हम मतलब फर्म पे करता है, तो वो एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है पार्टनर से, तो फर्म को मिलता है, फर्म की इनकम हो गई, हमको वैसे सोचना है। ठीक है। तो ये सब तो तभी होगा ना, एक्सपेंस तभी होगा, इनकम तभी होगी जब डीड में लिखा होगा। पर भाई अगर डीड ही नहीं है, तो ना ही ये कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा, सैलरी कमीशन आईओसी, ना ही वो इनकम लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि डीड नहीं है, डीड में लिखा होता तो करते, पर नहीं है। ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो प्रॉफिट होगा फर्म का, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, उसको हम इक्वली बांटेंगे सारे पार्टनर्स में,
और किसी भी पार्टनर को, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, पार्टनर, हम उसको कोई भी रेम्युनरेशन पे नहीं करेंगे। रेम्युनरेशन में चार चीजें आती है। क्या क्या? सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी। चारों चीजें हम लेन देन नहीं करेंगे। लेन देन देखो दोनों बोल रहे हूँ, क्योंकि सैलरी, कमीशन और आईओसी पे करना होता है तो नहीं करेंगे पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं है। चारों चीजों का लेन देन एक दूसरे के बीच नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। आगे आते हैं सी। अभी सिर्फ दो हुआ है ना, टोटल पांच है। अभी हम तीसरे में आ गए, सी। देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द फर्म। ये आपका थर्ड पॉइंट। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो सीधा वही बात है, ये फर्म है और ये वन ऑफ द पार्टनर है। ठीक है, ध्यान, डायग्राम देखो, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, आप आंखों से देखो। बस, हो गया। डायग्राम से समझो, वो क्या गया यहाँ पे। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये पार्टनर है। पार्टनर मतलब बिजनेस का ओनर है ये। अभी मालिक कैसे अपने ही बिजनेस को लोन देगा? वो तो कैपिटल लगाता है। हाँ, तो कैपिटल लगाया, ठीक है। और समझो ना, अगर डीड नहीं था तो उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो, पैसा तो लगाया है। मान लो मैं एक पार्टनर हूँ, तो मैं चाहे अपने फर्म में कैपिटल लगाऊं, चाहे मैं अपने फर्म को लोन दूं, पैसा तो लगेगा ना। भाई, पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है और फर्म में वो पैसा मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है। तो फर्म उससे अपने जो भी खर्चे हैं वो निकालेगा। ठीक है, तो चाहे मैं कैपिटल दूं चाहे लोन दूं, बात तो एक ही है ना। पर यहाँ देखो ना, यहाँ डीड नहीं है। तो देखो, जब मैं, ये देखो, जब मैंने कैपिटल लगाया तो डीड ना होने के कारण मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं था ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है 6%। अब सर 6% ही क्यों? लॉ में लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ी बनाया हूँ। जो लॉ मेकर्स जिन्होंने कानून बनाया है 1932 में, कब का एक्ट है पता है ना? ऊपर लिखा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तब से चला आ रहा है। थोड़े ही समय में 100 साल होने वाला है। ठीक है, 2022 32 आने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट को समझो। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, लोन मतलब तो समझते ही हो ना, कर्जा देता है कि थोड़े समय बाद चुकाना पड़ेगा वापस। तो कैसे चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ेगा 6% पर एनम। पर एनम मतलब होता है साल का। हर साल उस पे आपको 6% का पे करना है इंटरेस्ट। ठीक है, मजा आ गया है। ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट के आगे ही एक और चीज, ये खत्म नहीं हुआ है। ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया कि हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन, देखो ऐसे समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द फर्म। तो डायग्राम वही होगा ना, देखो कैसे, लोन टेकन बाय द फर्म। फर्म ने लोन लिया है, किससे? पार्टनर से। उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6% पर एनम। मान लो 100 रुपए का लोन लिए हो, तो 100 रुपए का 6% कितना होता है? 6 रुपए होता है। तो उतना आपको इंटरेस्ट साल का पे करना पड़ेगा। पार्टनर को करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ है, वही बता रहा हूँ ना, अभी डी पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। अभी सी हुआ है, सी का ही और कंटिन्यूएशन है। तो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट चार्ज। चलो, ये सी पॉइंट का ही आगे का है, क्या बोलता है देखो, फिर से डायग्राम, फिर से डायग्राम। ये फर्म है और ये पार्टनर है। ठीक है,
ये लो, हो गया। बस इतना ही बोला मैंने। क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट, ऐसे समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, लोन गिवन बाय द फर्म, लोन गिवन बाय द फर्म, मतलब फर्म ने लोन दिया है, किसको? पार्टनर को। भाई पार्टनर को भी तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और फर्म उसको लोन देगा है, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली सोचो ना, नॉर्मली कौन किसको इंटरेस्ट देगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, लोन पार्टनर ने लिया है, भाई जो बंदा पैसे लेता है वो इंटरेस्ट देता है। चलो ये सेंटेंस को अगर तो अच्छे से, जो बंदा लोन का पैसा लेता है वही इंटरेस्ट ऑन लोन देता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन किसने लिया है? पार्टनर ने लिया है। तो पार्टनर ही पे करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको? फर्म को पे करेगा वापस? नहीं पे करेगा, क्योंकि डीड नहीं, डीड होता तो उसमें लिखा होता आराम से, ठीक है। अभी हम टॉपिक, मेन टॉपिक को भूलना मत। हम क्या पढ़ रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीजें होंगी। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देखो ये दो अलग अलग केस कैसे बनेगा, समझ रहे हो? दोनों अलग अलग केस है ना। पहले केस में क्या होगा था कि फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो फर्म को तो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, फर्म के लिए कंपलसरी है। अगर फर्म लोन लेता है तो फर्म के लिए कंपलसरी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है। पर अगर पार्टनर लोन लेता है फर्म से, डायग्राम को समझो, अगर पार्टनर लोन लेता है फर्म से तो पार्टनर नहीं देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि डीड नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो फर्म के साथ नाइंसाफी है। फर्म के साथ देखो, पार्टनर के साथ नहीं, पार्टनर तो ऐश में जी रहा है, फर्म के साथ नाइंसाफी है। आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर फर्म ने जब लोन लिया था तो भाई इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा 6%, भले डीड नहीं है तो भी 6% लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर अगर आपने लोन दिया है पार्टनर को तो भाई उससे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो फर्म के साथ नाइंसाफी है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ये आपका सी पॉइंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, काफी टाइम लग रहा है। डी में, चलो डी पॉइंट है आपका, फेयर रेंट विल बी पेड टू द पार्ट, डायग्राम, फर्म और पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? बिल्डिंग दिया, या फिर लैंड दिया, या फिर फैक्ट्री दिया, कुछ भी चीज हो सकता है, या फिर एक रूम दे दिया या फ्लोर दे दिया रेंट पे। पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। भाई फर्म तो क्या है? फर्म तो ठहरा आर्टिफिशियल पर्सन, वो अपनी बिल्डिंग खरीद नहीं सकता, अपना लैंड खरीद नहीं सकता, अपनी फैक्ट्री बना नहीं सकता, उसके ऊपर लैंड के ऊपर अपनी फैक्ट्री तो बना नहीं सकता। फर्म फर्म को क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी से फैक्ट्री, बिल्डिंग, लैंड रेंट पे लेना पड़ेगा। खुद का तो बना नहीं सकता ना। जैसे अब मैं एक इंसान हूँ, आप लोग एक इंसान हो, बड़े होके अपना लैंड खरीदोगे, उसमें बिल्डिंग बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे बड़ी बड़ी, तो आप ये काम कर सकते हो, आप एक नेचुरल पर्सन हो। फर्म तो क्या है? फर्म तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो फर्म की खुद, वो तो खुद बिल्डिंग बना नहीं सकता, ना ही वो खुद लैंड परचेज कर सकता है या फैक्ट्री, कुछ नहीं कर सकता। तो एक ही ऑप्शन है, फर्म को किसी ना किसी से बिल्डिंग, लैंड, ये सब रेंट पे लेना पड़ेगा। तो हमने किससे लिया है? पार्टनर से लिया है। पार्टनर से हमने बिल्डिंग ली है रेंट पे, क्यों? क्योंकि भाई वहां पे बिजनेस करना पड़ेगा ना। तो अब देखो रेंट कौन किसको देगा? अरे जाहिर सी बात है, अगर फर्म, आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बार बार बता रहा हूँ, फर्म के हिसाब से सोचो। तो फर्म ने अगर बिल्डिंग ली है किराए पे, तो किराया यही देगा ना। फर्म पे करेगा पार्टनर को क्या चीज? रेंट। फर्म पे करेगा रेंट पार्टनर को, कितना? फेयर रेंट। देखो विल बी पेड तो बोला है, हाँ भाई पेमेंट तो करना पड़ेगा, रेंट विल बी पेड टू द पार्टनर, भले डीड नहीं है। टॉपिक मत भूलो, मेन टॉपिक। टॉपिक क्या चल रहा है? पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, फिर भी रेंट तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्डिंग ली है ना किराए पे, तो रेंट तो देना पड़ेगा। कितना? फेयर रेंट बोल दिए, ठीक है। फेयर मतलब वो फेयर नहीं, फेयर मतलब होता है जो भी वाजिब रेंट चल रहा है वहां पे आसपास। जैसे फॉर एग्जांपल, हर जगह का रेंट अलग होता है ना। जैसे मुंबई जाओगे तो अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, चेन्नई में अलग होगा, कहीं भी, गुजरात, पंजाब, सब जगह हर लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर पॉश लोकेशन है तो ज्यादा रेंट होगा, गांव है या आउटर एरिया है तो कम रेंट होगा, ठीक है।
तो डिपेंड करता है, कोई ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए बोल दिया फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आसपास की लोकेशन का जो भी रेंट वहां पे चल रहा है उसके हिसाब से हम रेंट पे कर देंगे पार्टनर को। ठीक है, अमाउंट फिक्स नहीं है, याद याद रखो। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स है, भले डीड नहीं है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना पड़ेगा फर्म को, फर्म पे करेगा पार्टनर को, तो वो उसका परसेंटेज फिक्स है 6%। पर रेंट को आप फिक्स नहीं कर सकते ना, रेंट तो सब जगह का अलग अलग होता है, इसलिए बोल दिया फेयर रेंट पे करेंगे। कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है एक्ट में, जो भी आसपास लोकेशन में रेंट होगा आसपास का पता कर लेंगे, उतना ही दे देंगे उसके आसपास। ठीक, ये आपका डी पॉइंट हो गया खत्म। लास्ट ई पॉइंट, इसमें क्या होगा ध्यान से देखना। देखो क्या पॉइंट बोला, नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, मतलब वो अब पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि डीड नहीं है। मेन टॉपिक को मत भूलो, हम पढ़ रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, नए पार्टनर को आप बिजनेस में नहीं ला सकते अनलेस ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर है मतलब पहले से ही बिजनेस में कौन कौन है, ए बी सी और डी, वही मेरा एग्जाम्पल। तो ये चार पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पहले से ही है, बिजनेस में पहले से ही है। अब इन लोग चाह रहे हैं कि ई को एडमिट किया जाए, मतलब चार लोग जो है ना, चार लोग भी कम पड़ रहे हैं बिजनेस को संभालने के लिए, पैसा भी कम पड़ रहा है, तो ई को भी एडमिट किया जाए, वो पैसा भी लेके आएगा और बिजनेस भी संभाल लेगा साथ साथ में। तो उनका आइडिया आया कि हाँ चलो ई को भी पार्टनर बना लिया जाए। नहीं बना सकते, पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, नहीं बना सकते। हाँ, पर अगर मान लो चारों पार्टनर हाँ बोल दे, मान लो चारों पार्टनर हाँ बोल दे, मतलब ए ने भी हाँ बोल दिया चलो ई को ले आया जाए, बी ने भी बोल दिया ई को लाया जाए, सी ने भी बोल दिया ई को लाया जाए, और डी ने भी बोल दिया ई को लाया जाए, तो फिर ई आ जाएगा, भले डी नहीं है। भाई पार्टनर तो एग्री हो गए ना, सारे सारे पार्टनर एग्री होना जरूरी है। अगर किसी एक ने भी ना बोल दिया तो देखो, बी सी और डी हाँ बोल रहे, बी सी और डी तीन पार्टनर बोल रहे हैं कि हाँ नया पार्टनर आना चाहिए। ए ए जो है अकेला पार्टनर, एक अकेले पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ई को नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। यहाँ पे जो आप सुनते हो ना, बचपन से सुनते हो ना, मेजोरिटी विंस, यहाँ पे वो रूल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, आप बोलोगे सर चार में से तीन लोग बोलोगे आना चाहिए, एक बोलोगे नहीं आना चाहिए, मेजोरिटी विंस, हम एक ई को ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेजोरिटी विंस वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, जैसा एक्ट बोलता है जैसा कानून बोला है आपको मानना पड़ेगा। जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं बोल देते, मेजोरिटी वाला सीन नहीं है यहाँ पे, सारे पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी आएगा। अगर एक ने भी मना कर दिया, मान लो चलो 20 पार्टनर है, टोटल 20 पार्टनर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक मना कर रहा है कि नहीं आ गया, और बाकी के 19 पार्टनर्स हाँ बोल दिए हैं। 19 पार्टनर्स ने हाँ बोल दिया, सिर्फ एक बंदा बोल रहा है कि नहीं आएगा नया वाला पार्टनर, तो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब तक पूरे 20 पार्टनर जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, सबको हाँ बोलना चाहिए तभी नया पार्टनर आएगा, नहीं तो अगर एक भी ने मना कर दिया तो नहीं आएगा नया पार्टनर, नहीं आ ही नहीं पाएगा कभी भी जब तक वो हाँ नहीं बोलते सारे लोग। ठीक है, तो ये आपका 5 पॉइंट, इसको याद रखना है। ठीक है, साथ साथ में अब तो ऑनलाइन वीडियो है, तो पॉज करके फटाफट कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, क्लास में क्या होता है मेरे को वेट करना पड़ता है, हाँ बच्चे जल्दी से नोट करो तो मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊँ। अभी क्या है, चुपचाप वीडियो को पॉज करो और लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और बाकी मैं एक और तरीका बताऊंगा और कैसा डाउट पूछ सकते हो लास्ट में एंड में बताऊंगा। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़े हैं, देखो पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लिए, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग पढ़ लिए, डीड में क्या क्या आता है, डीड में क्या क्या लिखा होता है वो मैंने ओरली बता दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो 5 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। 5 कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या, कि जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली बटेगा सारे पार्टनर्स में,
सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, उसका लेन देन नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना, कि अगर फर्म ने लोन लिया है, पूरा पूरी जो कहानी है ना फर्म के हिसाब से सोचनी है, कि अगर फर्म ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6% पर एनम। पर अगर फर्म ने लोन किसी को दिया है पार्टनर को, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा, फेयर रेंट विल बी प्रोवाइडेड। जो भी वहां का रेंट चल रहा होगा उस लोकेशन का, वो रेंट फर्म पे करेगा पार्टनर को। क्यों? क्योंकि फर्म ने बिल्डिंग ली होगी ना रेंट पे, प्रीमाइसेस। तो फर्म पे करेगा रेंट, पार्टनर को करना पड़ेगा, भले डीड नहीं है तो भी रेंट पे करना है। ठीक है। और लास्ट हमने ई पॉइंट पढ़ा कि कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता जब तक कि एग्जिस्टिंग पार्टनर हाँ ना बोल दे। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, 10, 20, 40, 45, सारे के सारे पार्टनर्स हाँ बोल देंगे तभी नया पार्टनर आएगा। सारों में से अगर एक ने भी ना बोल दिया तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चंस अगले वीडियो में करते हैं, अभी के लिए इतना ही करते हैं। आगे के अभी मैंने सेलेक्टेड कर लिया है क्वेश्चंस, कौन कौन से सेलेक्टेड क्वेश्चन हमें करने हैं। अगर वो क्वेश्चन देखो टिक किया है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग भी कर लेना अपनी बुक में, और यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर रहेगा, लो रख लो, क्या याद रखोगे। ठीक है, जाओ ऐश करो। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो अगर कोई डाउट है तो, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम फ्रेश माइंड से जो मैंने थियोरेटिकल पढ़ाया है उसको अच्छे से समझ के आएंगे। 2-3 बार देखो, टाइम आपके पास सफिशियंट है, ऐसा मत समझो, है ना। स्कूल अभी जाओ मत, स्कूल जाना सब बंद कर दो। स्कूल जाके कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास होगा। ठीक है। वैसे भी टर्म 2 का पढ़ा है मेरे को मालूम है ना। टर्म 2 का पढ़ा है, टर्म 2 का क्या पढ़ोगे अभी, पहले टर्म 1 का तो एग्जाम दो। ठीक है, स्कूल जाना बंद कर दो, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ो। बोलोगे सर बाकी सब्जेक्ट के लिए बाकी की छुट्टी है ना। आज से लेके 17 अगस्त तक सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है। ठीक है, तो जो है आप वही वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कैसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, किसी को नींद में उठा के भी बता दूं, पहली बार पढ़ा दूं, उसको भी समझ आ जाएगा अगर वो 2-3 बार देख लेगा तो। ठीक है, स्लो स्पीड में देखो, फास्ट स्पीड में देखो, जैसे समझ आता है देखो, बस देखो। टर्म 1 में मेरा नाम रोशन कर दो, टर्म 2 में भी, जिंदगी भर में भी। ठीक है, चलो बाय बाय।